हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस डिसीजन के अंतर्गत मान विटनी यू टेस्ट के बारे में। डियर फ्रेंड्स, मान विटनी यू टेस्ट के लिए प्रैक्टिकली हम आज एक एग्जांपल इसका देखेंगे सॉल्व करके, जिसकी स्टेटमेंट मैंने पहले से तैयार कर ली है। देखिए, स्टेटमेंट्स में यहाँ पर दो सैंपल दिए गए हैं। एक है सैंपल ए और दूसरा है सैंपल बी, जो कि आप ऊपर देख पा रहे हैं। सैंपल ए और सैंपल बी, ये जो डाटा दिया गया है ये वेट का दिया गया है, वेट इन क्विंटल्स पर एकड़, यानी कि पर एकड़ वेट का जो प्रोडक्शन हुआ है क्विंटल में वो दिया गया है। तो दो सैंपल यहाँ पर लिए हैं। इससे सैंपल एक में 1 एकड़ में 16 क्विंटल हुआ, 1 एकड़ में 20 क्विंटल, एक में 18 क्विंटल, एक में 26 क्विंटल। तो इसी प्रकार से सैंपल ए में 12 एकड़ का डाटा लिया गया और 12 एकड़ का जो प्रोडक्शन रहा पर क्विंटल के हिसाब से वो यहाँ पर लिया गया। इसी प्रकार से दूसरा सैंपल जो कलेक्ट किया गया उसमें कुल 11 आइटम शामिल की गई, और जो 11 आइटम शामिल की गई उसमें भी पर एकड़ जो वेट का जो प्रोडक्शन का डाटा है वो इस प्रकार से दिया गया। जैसे 22 क्विंटल हुआ है 1 एकड़ में, 1 एकड़ में 20 क्विंटल, एक में 18, एक में 22 क्विंटल, एक में 24 क्विंटल, एक में 12 क्विंटल। तो इस प्रकार से जो डाटा है वो दिया गया है। तो इस प्रकार ये लास्ट में जो डाटा है ये 14 क्विंटल है, 14 क्विंटल। ये कहता है यूजिंग मान विटनी यू टेस्ट एट 5% level, verify that both the samples have come from the population with the same mean. Both the samples, ठीक है दोस्तों। तो मान विटनी यू टेस्ट को हम यूज करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो इसको सॉल्व करने के लिए हम हाइपोथेसिस लेंगे, नल हाइपोथेसिस। ये नल हाइपोथेसिस भी मैंने तैयार कर ली है। इसको नल हाइपोथेसिस जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो ये कहते हैं, देखिए, बोथ द सैंपल्स हैव कम फ्रॉम द पॉपुलेशन विद द सेम मीन। उसके साथ जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस लेंगे वो है द टू सैंपल्स आर नॉट फ्रॉम द पॉपुलेशन विद द सेम मीन। तो ये नल हाइपोथेसिस, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम लेंगे। उसके बाद जो है इसको, चलिए हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए हमें डाटा को सेट करना पड़ेगा। जो ये डाटा दिया हुआ है, सबसे पहले तो हमें जो दोनों सैंपल का जो डाटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लेते हैं। ये असेंडिंग ऑर्डर मैंने पहले से कर लिया इसको सेट, क्योंकि वो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये देखिए, जैसे सबसे पहले हम ए सैंपल की जो सबसे छोटी आइटम होगी उसको लेंगे, उसके बाद बी सैंपल की जो आइटम है उसको हम लेंगे। तो इस प्रकार से दोनों सैंपल का डाटा हम इकट्ठा करते चलेंगे और इकट्ठे ही डाटा को हम इस प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर शो करते जाएंगे। तो देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ए सैंपल में जो छोटे आइटम है यहाँ पर 16 है, 20, 18, 26, 24, 20, 22, 26, 18 और 16, यानी कि 16 सबसे छोटे आइटम। तो बी सैंपल में देखिए सबसे छोटी आइटम है क्या, 20, 18, 22, 12, 16, 8, 18, 22, 14। तो ए से छोटी पहले बी में है, तो हम बी का डाटा यहाँ पर लेते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे छोटी आइटम असेंडिंग ऑर्डर में हम ले रहे हैं, तो 8 हमने यहाँ पर ले लिया। उसके सामने इंडिकेट कर दिया बी की जो आइटम है बी सैंपल की है। उसके बाद इससे बड़ी जो आइटम है वो भी बी सैंपल में है, 12, क्योंकि ए में तो 16 से शुरू है। तो 8 के बाद 12 लिया और उसके सामने बी को इंडिकेट कर दिया। उसके बाद यहाँ से 14 लिया ये जो है, और इसके सामने बी इंडिकेट कर दिया। 14 के बाद है इसमें 16, लेकिन हम लेंगे अब ए सैंपल की, क्योंकि ए सैंपल में भी 16 से शुरू है। तो ए सैंपल में जितने भी 16, जैसे एक है 16 यहाँ पर है, दूसरा 16 भी इस सैंपल में लास्ट में है। तो यहाँ पर हम लेंगे 16, उसके सामने ए इंडिकेट कर देंगे, 16 ए इंडिकेट कर देंगे। और फिर इससे के बराबर कोई इक्वल वैल्यू है या उसके बाद कोई बड़ी वैल्यू सैंपल में आती है, तो हम उसका कंपैरिजन करेंगे दोनों सैंपल के अंतर्गत। जो छोटी होगी पहले लेंगे, तो इसके इक्वल फिर 16 जो वैल्यू है वो बी सैंपल में है। तो उसके बाद इसको 16 लिखा और बी इसके सामने जो है इंडिकेट हमने कर दिया। तो इसी प्रकार से सारा डाटा जो है हमने इकट्ठा ही असेंडिंग ऑर्डर में लेते हुए इसको अरेंज कर लिया है।
तो दोस्तों नेक्स्ट जो कॉलम है देखिए, उसमें हम रैंक देंगे, रैंक्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में हम डाटा को रैंक्स देंगे। अब रैंक्स कैसे देते हैं आपको पता है, जैसे 8 के सामने बढ़ते ऑर्डर में हम दे रहे हैं, एक रैंक हमने इसको दे दिया, उसके बाद 12 है, इसको हमने 2 दे दिया, 14 है 3 दे दिया। यहाँ तक तो सारे जो डाटा हमारे पास वो सिंगल हैं, 8 12 14, तो रैंक देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो 16 जो 3 टाइम्स आया है, तो यहाँ पर 16 को रैंक कैसे देना है, ठीक है। यहाँ पर 3 तक रैंक हम दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो 3 बार 16 आया है, तो इस तीनों को ही हमने जो है कंबाइंड फॉर्म में रैंक देना है, ठीक है। अब इनका नंबर क्या है, जैसे मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखाऊँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23, ठीक है। तो कुल 23 आइटम है। देखिए 3 तक तो रैंक हमने दे दिया। अब तीनों आइटम एक जैसे हैं। अब आइटम का नंबर क्या है, 4 5 और 6, यानी कि यहाँ तक जो रैंक है वो 6 के बराबर आनी चाहिए। तो कंबाइंड रूप से हम रैंक दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो है कंबाइंड रैंक हम इनको देंगे। जैसे कंबाइंड रैंक, जैसे 3 डाटा हमारे 3 16 है और उनका नंबर क्या है, पहले का 4, दूसरे का 5 तो तीसरे का 6, तो इनको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। 4 + 5 + 6 और डिवाइड कर देते हैं उतनी ही आइटम से जितनी आइटम कंबाइन है। 3 16 है तो 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। चलिए हम देखते हैं, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15/3 और इसको हम करें तो 5 जो है वो हमारी ये रैंक आ गई। से 4 5 6, इसको हमने 3 से डिवाइड करेंगे और 5 जो हमारी रैंक आ गई। तो तीनों को जो रैंक हम देंगे वो क्या देंगे, 5 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। अब देखिए उससे आगे जो डाटा है हमारा वो क्या है, 18, ठीक है। 18 18 18 18, अब 18 4 बार आया है, तो यहाँ पर हम रैंक 6 नहीं देंगे। आप आइटम देखिए कौन सी है, क्योंकि 6 तक रैंक जो है वो कंबाइंड रूप से दी जा चुकी है। तो ये जो आइटम है 4 बार 18, ठीक है। आइटम कौन सी, नंबर 7 8 9 10, ठीक, ये आइटम है। तो देखिए इसको कंबाइंड 7 नंबर प्लस 8 नंबर प्लस 9 नंबर और प्लस 10 नंबर, और ये कितने आइटम हैं, 1 2 3 4, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो इनका टोटल देखिए 7 और 8 15, 15 और 10 25, 25 और 9 34, तो 34 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम रैंक दें तो क्या आएगा हमारे पास, 4 8 है 32 और 0.5, यानी कि 8.5 जो है वो रैंक आ गई। तो चारों के सामने जो है 8.5 की जो रैंक है वो हम इसमें फिल कर देते हैं। तो इस प्रकार से कंबाइंड जो रैंक देंगे वो आपको पता लग गया कैसे देंगे। इसी प्रकार से 20 का, यानी कि 11 और 12 और 13, देखिए मैं यहाँ पर टोटल कर देता हूँ, 11 + 12 + 13, ठीक है। और आइटम कितने हैं, 3। आप इन दोनों को जोड़ोगे और 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 12। क्यों, क्योंकि एक ज़्यादा है ये एक कम है, डिवाइड 3 से करना है, ठीक है। वैसे भी आप करके देख सकते हो। तो 12 और 11 23, 23 और 13 36, 36 भाग को आप 3 से भाग करोगे या डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा। तो ये रैंक जो है यहाँ पर हम इसकी 12 जो है पुट कर देते हैं। तो बाकी के जो रैंक हैं वो भी हम इसी प्रकार से देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बाकी की सभी रैंक्स जो हैं वो मैंने इनको दे दी हैं। और इस प्रकार यहाँ पर जो सभी रैंक्स हैं
इन रैंक्स का टोटल आता है 276। ठीक है, ये हमारा आता है 276। तो अब हमें क्या करना है, रैंक्स देने के बाद रैंक्स ऑफ सैंपल ए, जिसको हम R1 के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर सैंपल ए की जो रैंक है वो यहाँ पर लिख देंगे, और सैंपल बी की जो रैंक है वो सैंपल बी के कॉलम में लिख देंगे। इनको हम R2 के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बी की है जैसे पहली रैंक, तो इस एक को हम कहाँ लिखेंगे, बी वाले कॉलम में। दूसरी बी किसकी है, बी की है, तो इसको भी हम कहाँ पर लिखेंगे, बी के कॉलम में। तीसरी भी बी की है, तो इसको भी हम बी के कॉलम में रख देंगे। इस प्रकार से चौथी रैंक जो है, चौथी और पांचवी वो ए की है, तो चौथी और पांचवी यहाँ इसको हम खाली डैश कर देंगे, तो चौथी और पांचवी को हम बी में रख देंगे। तो मैं इस प्रकार सभी को जो है लिख देता हूँ, और आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो साथ साथ करके देख सकते हैं। 8.5 8.5, तो इस प्रकार से अलग अलग एक तरीके से कहें इनकी छटनी हमें यहाँ पर करनी है, और इसी प्रकार से करते जाएंगे। ठीक है, 18.5 18, 26 ए में 20.5 और 28 में भी कितना है, 22.5 और 22.5। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों जो है ये जो रैंक्स हमने यहाँ पर दी थी कंबाइंड, इनको सैंपल के अकॉर्डिंग छाट लिया। जो जिस सैंपल के डाटा की रैंक है उसको उस सैंपल के कॉलम में यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर R1 फर्स्ट सैंपल की रैंक ए की, तो इनका टोटल यहाँ पर आता है भैया 171 171, और R2 की जो रैंक्स है उनका टोटल यहाँ पर आता है, जैसे यहाँ पर आप टोटल करेंगे 1 2 3 3 6 5 11 8.5 इस प्रकार से ये जो टोटल आता है ये आता है 105 105। अब यहाँ से आप का क्वेश्चन ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करने का तरीका क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि R1 प्लस R2 का जो टोटल है वो इसके बराबर आ जाए तो हमारा क्वेश्चन इसका मतलब ठीक चल रहा है। R1 हमारा कितना है 171, R2 105, और ये n हमारे पास टोटल 23 आइटम, ये देखिए यहाँ पर, तो 23 आइटम है हमारे पास। तो 23 इंटू 23 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो आप देखिए यहाँ 12 बच जाएगा, 12 को 23 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 276, और यहाँ पर 171 में आप 105 जोड़ दें तो ये वैल्यू कितनी आ गई 276 बराबर है 276, तो ये क्या हो गया वेरीफाइड है, जो क्वेश्चन है वो ठीक चल रहा है। तो चलिए आगे का प्रोसेस जो है वो हम अब कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ से हमें ये तो पता लग गया कि हमारा जो क्वेश्चन हो ठीक है, ठीक है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम U1 एंड U2 कैलकुलेट हमें करना होगा। U1 कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है N1 N2 प्लस
n1 इंटू n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस r1। ठीक है, तो वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। n1 12, n2 11, यानी कि 20 सैंपल की वैल्यू। और ये आप कहेंगे कहाँ से आएगी n1 n2? n1 आप ये जो वैल्यू है ये गिन लीजिए, 20 सैंपल, ए सैंपल की वैल्यू और 20 सैंपल की वैल्यू। तो ए की जो वैल्यू है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, n1 वो 12 है, मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था, और स्मॉल n2 बी की, ये ए की और ये बी की। ठीक है, और इसको हम जोड़ देंगे। यहाँ पर n1 हमें लेना है, दैट इज 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 171। ठीक है, तो u1 ये देखिए 12 और 11 को आप करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 132 प्लस आप यहाँ से 6 बच जाएगा और 13 6 78 माइनस 171, तो ये हमारे पास आ जाता है 39। तो अब हम u2 लेते हैं। u2 मीन्स n1 n2 प्लस n2 आ जाएगा यहाँ पर, n2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस r2। तो u2 को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 इंटू 11 प्लस 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एंड माइनस 105। तो ये यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो वैल्यू है वो हमारी आ जाती है 132, यानी कि u2 की वैल्यू 132 प्लस 66 माइनस 105। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 93। ठीक है दोस्तों, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जब हमारे पास u1 और u2 की वैल्यू आ जाती है तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे z में बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन u इंटू z। ठीक है दोस्तों, तो z की इक्वेशन हमारे पास क्या है, z u, यहाँ पर दोनों जो u हमने निकाले हैं उनको हम यूज करेंगे। तो उनको यूज करेंगे तो देखिए u माइनस n1 इंटू n2 डिवाइड बाई 2, n1 इंटू n2 इंटू n1 प्लस n2 प्लस 1 और ये डिवाइड बाय 12 और इन सब का अंडर रूट। तो एक बार तो हमें u39 के साथ पुट करना है और एक बार 93 के साथ, तो उससे जो हमारी वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएंगी। तो चलिए हम इसको पुट करके देखते हैं। तो फर्स्ट टेकिंग u एज 39। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या आती है, z में हम इसको पुट कर देते हैं। u मीन्स 39 माइनस n1 हमारे पास 12 इंटू n2 11 एंड डिवाइड बाई 2 और अंडर आ जाता हमारा n1 प्लस n2 एंड प्लस 1 डिवाइड बाई 12 और ये सब का अंडर रूट। तो ये वैल्यू देखिए 2 6 66 39 माइनस 66 और ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 16.25। और इस प्रकार से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस, क्योंकि 39 छोटा है, माइनस 1.66। ठीक है दोस्तों, चलिए नाउ हम दूसरा जो पार्ट है वो लेते हैं। नाउ टेकिंग
u एज 93। अब हम z में इसको पुट कर देते हैं 93 माइनस 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 एंड यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लीजिए 12 गुना 11 और 12 जमा 11 जमा 1 डिवाइड बाई 12 और ये वैल्यू हमारे पास आ गई 93 लेस 66, क्योंकि ये सेम वैल्यू आ जाएगी और 16.25 पहले वाला यहाँ पर सेम है ये, तो ये वैल्यू हमारे पास आती है प्लस की 1.66। तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या है, एक यू से लोअर लिमिट और एक यू से अपर लिमिट, दैट इज माइनस 1.66 1.66, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस माइनस 1.66 इट इज आवर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मान विटनी यू टेस्ट। नाउ जेड की आप टेबल वैल्यू आप इसको आप कह सकते हैं टेबलेटेड वैल्यू 5% लेवल के ऊपर, एट 5% लेवल टू टेल टेस्ट हम बात करें दैट इज प्लस माइनस 1.96। तो यहाँ पर इनका हम कंपेरिजन करते हैं तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबलेटेड वैल्यू और जेड की क्रिटिकल वैल्यू आप इसको कह सकते हैं। इसका मतलब वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, null hypothesis accepted. It means both the samples have come from the population with the same mean. Okay, thank you.